तो गाइस कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज के इस मंडे नाइट रॉ के रिव्यू में। आज की रॉ हो चुकी है खत्म और काफी सारे रिजल्ट्स हैं आज जो मेरे को बताने आप लोगों को। बहुत लंबा शो था और काफी सारी चीजें हमें देखने को मिली। एज और रैंडी ऑर्टन आए इस शो के ऊपर, उनका रिटर्न हमें देखने को मिला। क्या कहा ऑर्टन ने एज को, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और सेथ रॉलिंस हो चुके हैं बिल्कुल ही पागल। और जो सबसे बड़ी न्यूज हमें जानने को मिल रही है गाइस बेकी लिंच के बारे में, उसके बारे में हम करेंगे बात। तो फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार फिर से हम एम करेंगे 800 से 1000 लाइक्स के बीच में। अगर आप वो कर देंगे तो डेफिनेटली ये वीडियो बनाना जो है मेरे लिए वर्थ हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं शो से। सबसे पहले गाइस तो बेकी लिंच आती हैं बाहर और वो कहती हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक बड़ी अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए करने के लिए। और WWE जो है उन्होंने शो स्टार्ट होने से कुछ देर पहले ये बात ऑफिशियली अनाउंस कर दी थी कि बेकी आज कोई बड़ी अनाउंसमेंट करने वाली हैं। तो वो आती हैं और वो कहती हैं कि मेरी जो लाइफ है वो पूरे तरीके से चेंज हो चुकी है। और रिंग के अंदर जो मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस है वो पड़ा होता है गाइस। तो आस्का आ जाती है बाहर और आस्का उनको कहती है कि ये मेरा मनी इन द बैंक ब्रीफ केस है, तुम इसको लेके क्या घूम रही हो। तो बेकी कहती है तुम गुस्सा मत हो, मुझे पता है तुम्हारा ब्रीफ केस है, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ और अच्छा है तुम यहाँ पे आ गई हो। वो कहती हैं कि मैं तब से चैंपियन हूँ और मुझे इस चीज को बताने में कोई भी खुशी नहीं है। लेकिन वो कहती हैं कि जो लास्ट नाइट मनी इन द बैंक हुआ था वो सिर्फ मनी इन द बैंक ब्रीफकेस के लिए नहीं था बल्कि एक चैंपियनशिप के लिए था। और वो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को खोलती हैं गाइस और उसके अंदर पड़ी होती है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। बेकी कहती हैं कि मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा कुछ समय के लिए। आस्का तुम हो अब रॉ की चैंपियन, मैं तुम्हें देती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज आई एम गोइंग टू बिकम अ मदर। और गाइस बेकी लिंच इज प्रेग्नेंट। तो ये चीज गाइस जो है एक बहुत बड़ा बॉम्बशेल है, बहुत बड़ी न्यूज है WWE के लिए आज, क्योंकि बेकी लिंच ने अनाउंस कर दिया है कि वो मदर बनने वाली हैं। और बहुत सारे लोग इस चीज को पूछ रहे हैं भाई आखिर बताओ फादर कौन है। ऑब्वियसली सेथ रॉलिंस इज द फादर। और गाइस बेकी लिंच जो है अब बहुत समय तक नहीं आने वाली है WWE के अंदर। और जो विमेंस डिवीजन पहले ही इतना स्ट्रगल कर रही थी, अब क्या होने वाला है, क्या WWE को पहले से पता था, क्या उनके पास लॉन्ग टर्म प्लान है या फिर नहीं, आई डोंट नो। लेकिन गाइस बेकी लिंच ने आस्का को टाइटल हैंड ओवर कर दिया है और आस्का बन चुके हैं नई रॉ विमेंस चैंपियन। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है बॉबी लैशली और हुम्बर्तो करियो का मैच। और हुम्बर्तो जो है वो बहुत समय से अब एक लूजर की तरह एक्ट कर रहे हैं। WWE मुझे पता है उनके साथ कुछ खास करने वाली तो है नहीं, तो यहाँ पे बॉबी लैशली जीत गए। ये एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था, तो यहाँ पे हमें चेयर का यूज देखने को मिला। लेकिन बॉबी लैशली ने एंड में फेंट कर दिया हुम्बर्तो को बाय यूजिंग द फुल नेल्सन लॉक, जो कि अब नया फिनिशर वो यूज कर रहे हैं। हर बार स्पीयर लगाना भी सही नहीं है। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है कि स्ट्रीट प्रॉफिट चैलेंज करते हैं वाइकिंग रेडर्स को एक बास्केटबॉल मैच के लिए। और इस पॉइंट पे जो है ये शो मुझे तबाह कर रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था भाई रेसलिंग शो पे मुझे टैग टीम रेसलिंग देखनी है, कुछ अच्छा मैच देखने को मिल जाए टैग टीम के बीच में। और ये बास्केटबॉल खेल रहे हैं टैग टीम के चैंपियन। भला WWE के पास कुछ और बचा नहीं है इनको खराब करने के लिए, तो ये लो एक और चीज हम डालते हैं कि टैग टीम चैंपियंस को बास्केटबॉल का मैच कराते हैं, क्योंकि शायद असली मैच में तो इनको कुछ करने के लिए है नहीं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है एंजल गार्जा और अकीरा टोजावा के बीच में मैच। एक बार फिर से मेरी यही कंप्लेंट, अकीरा टोजावा जो है वो अनडिफीटेड चले जा रहे हैं NXT के अंदर और रॉ में वो एक जॉबर बन चुके हैं। एंजल गार्जा ने यहाँ पे उनको हरा दिया और एक और बार फिर से जो है उनको लॉस मिल गया रॉ के ऊपर। जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हमें नोट करनी चाहिए वो ये है गाइस कि जेलिना वेगा के ग्रुप में अब थोड़ी सी टेंशन आने लग गई है। एंजल गार्जा और ऑस्टिन थ्योरी आपस में एक दूसरे से बहसे जा रहे थे, तो ड्रू मैकिंटायर आते हैं बाहर और वो क्लेमोर केक लगा देते हैं दोनों ही गार्जा और ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर। और अंड्राडे को वो चैलेंज करते हैं यहाँ पे एक मैच के लिए। तो अभी हमने कुछ टाइम पहले ही रॉ के मेन इवेंट में चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच देखा था और टॉम फिलिप्स यहाँ पे कहते हैं कि ओ माय गॉड यकीन नहीं हो रहा एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच देखने को मिलेगा, क्या कमाल की रॉ है। लिटरली वही चीज रिपीट करके WWE ने यहाँ पे भी हमको दिखाई। ड्रू मैकिंटायर जीत गए, क्लेमोर किक लगा के उन्होंने अंड्राडे को भी हरा दिया। तो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन अंड्राडे, जिनको आगे जाके अपना टाइटल डिफेंड करना चाहिए, किसी अच्छी फ्यूड का पार्ट बनना चाहिए, आखिर WWE चैंपियन से यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन को बैरी करवाने का क्या मतलब बनता है, ये मेरी समझ से बाहर है। और WWE को इस टेबल को बुक करना ही नहीं आता। मुझे लगता था कि अगर इनको अच्छा हील स्टेबल बनाया जाता है तो आने वाले समय में ये बंदे बढ़िया बन सकते हैं, प्रॉब्ली अंड्राडे पे ही टर्न कर सकते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए हमें इन तीनों के बीच में एक फ्यूड देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि WWE इतनी क्रिएटिव है? क्या आपको लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप विंस मैकमैन के लिए WWE चैंपियनशिप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली नॉट। और यहाँ पे गाइस जो है हमें देखने को मिला। अब मैच के बाद गाइस यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर ने कमाल की चीज अनाउंस करी। वो कहते हैं कि नेक्स्ट वीक जो है ब्रांड वर्सेस ब्रांड इनविटेशनल के अकॉर्डिंग, अब पहली बात क्या होता है ब्रांड वर्सेस ब्रांड इनविटेशनल ये हमें किसी ने नहीं बताया, लेकिन इस चीज के अकॉर्डिंग स्मैकडाउन से किंग कॉर्बिन ने चैलेंज करा है ड्रू मैकिंटायर को फॉर अ मैच ऑन मंडे नाइट रॉ। कैन यू बिलीव इट? WWE ने सोचा अच्छा रोस्टर यार मर्ज कर देते हैं, वाइल्ड कार्ड रूल को थोड़ा बहुत फिर से लेके आते हैं, कोई नया नाम दे देते हैं ब्रांड वर्सेस ब्रांड इनविटेशनल।
और अगर आपको लग रहा था मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स क्यों गिर रही हैं, स्मैकडाउन की रेटिंग्स क्यों गिर रही हैं, और यहाँ पे WWE के पास आंसर क्या है, किंग कॉर्बिन आएंगे मंडे नाइट रॉ पे नेक्स्ट वीक टू फाइट ड्रू मैकिंटायर। और ये गाइस पता नहीं क्यों हो रहा है, आखिर अगर WWE को किसी को बुलाना ही था तो क्या किंग कॉर्बिन के अलावा स्मैकडाउन पे कोई सुपरस्टार नहीं बचा जो कि आके लड़ सकता है मैकिंटायर से? आर यू किडिंग मी? रॉ पे हील की कमी है, स्मैकडाउन पे हील की कमी है, तो रॉ के हील को स्मैकडाउन के बेबी फेस से या स्मैकडाउन के फेस को रॉ के हील से लड़वाने में क्या सेंस बनती है? अगर कोई मुझे प्लीज एक्सप्लेन कर सकता है तो कमेंट्स में मुझे बताए। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है द मोमेंट ऑफ ब्लिस अनफॉर्चुनेटली, जहां पे रिटर्न हो गया दी आइकॉनिक्स का। अगर आप में से कोई भी आइकॉनिक्स का इंतजार कर रहा था तो प्रॉब्ली आपका इंतजार यहाँ पे खत्म तो हो गया, लेकिन हमारी जो बोरियत है वो खत्म नहीं हुई, क्योंकि दिस सेगमेंट वाज एब्सोल्युटली क्रिंज। और गाइस मैं आपको बात कह दूं कि ये हेट करने वाली बात नहीं है, लेकिन WWE ने आज तक आइकॉनिक्स को एज अ जोक ही बुक करा है, और वो चीज मेरे दिमाग में फिट हो चुकी है कि जब भी ये लोग स्क्रीन पे आएंगे तो कुछ ना कुछ जोक या मजाक ही करेंगे, और उस चीज में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। और यहाँ पे गाइस वो चैलेंज करते हैं अलेक्सा ब्लिस और निकी क्रॉस को, जिस मैच में आइकॉनिक्स जीत गए हैं, और नेक्स्ट वीक यहाँ पे मैच फिर से हमें देखने को मिलेगा फॉर द टैग टीम टाइटल्स। तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो बढ़िया है, मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। उसके बाद गाइस रे मिस्टीरियो आ जाते हैं बैक स्टेज, जिनको बैरन कॉर्बिन ने कल फेंका था मनी इन द बैंक में छत से नीचे। और आप लोग सोच रहे होंगे बंदा इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया, थोड़ी बहुत तो इंजरी हुई होगी, कुछ तो चोट लगी होगी। रे मिस्टीरियो कहते हैं उस फ्लोर से जब मुझे नीचे फेंका गया तो 6 फुट नीचे जाके मैं एक और रूफ के ऊपर गिर गया। मुझे नहीं पता आखिर उनको बोलने की क्यों जरूरत थी, और वो वापस आ चुके हैं ऑलरेडी। तो वो जो इतना बड़ा स्टंट था जिसकी हम इतनी सारी चीजें सोच रहे थे अब क्या होगा WWE ने ऑलरेडी उस चीज को खत्म कर दिया और कोई प्लान वहां पे उनका नहीं है। तो यहाँ पे सेथ रॉलिंस आ जाते हैं रे मिस्टीरियो के साथ, और वो उनको बेसिकली पूरा देखने लग जाते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। रे मिस्टीरियो कहते हैं आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू सेथ ऑन बिकमिंग अ फादर, और सेथ रॉलिंस कुछ कहते नहीं है, बस वहां से चले जाते हैं। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है आर-ट्रूथ, सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड रिकोशे अगेंस्ट ब्रेंडन विंक, MVP एंड शेन थॉर्न। फिर से ये मैच, मतलब ये फ्यूड चल क्यों रही है आखिर, मुझे पता नहीं सेंस क्या बनती है इस फ्यूड में, हो क्यों रहा है कुछ भी ये रॉ पे, इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा था शो में। लेकिन आर-ट्रूथ जब भी स्क्रीन पे आते थे एटलीस्ट थोड़ी बहुत हंसी तो आती है, तो आर-ट्रूथ एंटरटेन कर रहे हैं। और अब उनका भी एक और गिमिक आ चुका है जो कि उनके भाई हैं, जिसका नाम है प्रिटी रिकी, जिसके दांत अजीब से हैं और जिसकी आंखें बिल्कुल ज्वाइन होकर आती हैं। तो उन्होंने बेसिकली यहाँ पे अपना गिमिक चेंज करा और MVP को मैच में हरा दिया गाइस, ये बेसिकली हमें देखने को मिला। और मैच के बाद बॉबी लैशली आ जाते हैं, अटैक कर देते हैं एक बार फिर से आर-ट्रूथ को। उसके बाद गाइस जिंदर महल की बैक स्टेज इंटरव्यू में देखने को मिलती है, जहां पे वो बात करते हैं किस तरीके से रॉ पे आके उनको बहुत अच्छा लग रहा है, और वो ड्रू मैकिंटायर के लिए बहुत खुश हैं क्योंकि वो उनके दोस्त हैं और अब WWE चैंपियन बन चुके हैं। लेकिन जिंदर कहते हैं कि मेरे को भी अपने टॉप स्पॉट को वापस क्लेम करना पड़ेगा, और मेरी अब जो जर्नी है वो बिल्कुल हीरो वाली जर्नी होने वाली है, बस देखते जाओ। उन्होंने डायरेक्टली कॉल आउट नहीं करा ड्रू मैकिंटायर को, उनका नाम नहीं लिया कि मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे वो हमें दिख रहा है कि उस चीज पे देख रहे हैं, अपनी नजर डाल रहे हैं, और शायद वो WWE चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है शेना बेजलर की तरफ से एक कमाल का प्रोमो, जो कि मुझे तो एक शूट लग रहा था पूरे तरीके से। वो कहते हैं कि 10 में से 10 ऐसी मदर्स हैं जो कि ये बात को कसम से कह सकती हैं कि उनके जो करियर्स हैं वो उनकी प्रेगनेंसी की वजह से खराब नहीं हुए। वो कहती हैं कि जो बेकी लिंच है अपने पीक को छोड़ के जा रही है यहाँ पे सिर्फ इसलिए ताकि वो एक बच्चे को या फिर एक पैरासाइट जैसे बच्चे को एक घर दे सकें। वो कहती हैं कि जो बेकी लिंच का बच्चा है वो बिल्कुल बेकार होने वाला है, द चाइल्ड विल सक। और वो कहते हैं क्या तुम सोच सकते हो बेकी लिंच मोटी हो जाएंगी और बिना चप्पलों के अपने घर में बैठ के खाना खा रही हैं काउच पे, क्या ये बात को इमेजिन कर सकता है? तो उन्होंने बिल्कुल ही बेइज्जती मार दी और बहुत ज्यादा ऑब्वियसली उनको हीट मिली इस प्रोमो के लिए। उसके बाद रे मिस्टीरियो एंड एलिस्टर ब्लैक अगेंस्ट सेथ रॉलिंस एंड मर्फी हमें देखने को एक टैग टीम मैच। इस पूरे मैच की जो कहानी थी वो सेथ रॉलिंस के अराउंड बेस्ड थी। सेथ रॉलिंस जबकि एक फादर बन चुके हैं, उनको किसी बात की खुशी नहीं है, और सेथ रॉलिंस बिल्कुल ऐसे मुरझाए हुए लग रहे थे आज के शो में कि बंदे ने जो है कुछ भी नहीं अच्छा हुआ उसके साथ जैसे बहुत सालों से। तो वो एप्रन पे खड़े रहते हैं बिल्कुल मायूस हो गए पूरे मैच में, और रे मिस्टीरियो एकदम से 619 लगाने की कोशिश करते हैं मर्फी पे, और सेथ रे मिस्टीरियो को बाहर खींच लेते हैं, और रेफरी जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कॉल करता है। मुझे समझ नहीं आया आखिर सेथ ने गलत क्या किया है ऐसा कि रे मिस्टीरियो को अटैक करने के बाद उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जब सेथ एक्चुअली में मैच का एक पार्ट थे। तो सेथ रॉलिंस यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, और उसके बाद गाइस वो ब्रूटली अटैक करते हैं यहाँ पे रे मिस्टीरियो को। पता नहीं क्या हो गया सेथ रॉलिंस को, ही स्नैप्ड जिसको हम कहते हैं, और उन्होंने रे मिस्टीरियो की पहले आंख पे मुक्का मारा 2 बार, और उसके बाद स्टील स्टेप्स की जो बिल्कुल पॉइंटेड वाला पार्ट होता है उसके अंदर रे मिस्टीरियो की आंख को चिपका दिया, मतलब काइंड ऑफ बिल्कुल दबा दिया उसके अगेंस्ट। और हमें देखने को मिलता है कि सेथ रॉलिंस गाइस यहाँ पे बिल्कुल ही पगला चुके हैं। और उसके बाद बैक स्टेज वो जाते हैं ट्रेनर्स रूम में जहाँ पे रे मिस्टीरियो को डॉक्टर्स अटेंड कर रहे होते हैं, और वो कहते हैं रे ये क्या हुआ तुम्हें, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि यहाँ पे हुआ क्या। तो जैसे उनकी याददाश्त ही चली गई और उनको कुछ पता ही ना हो। तो ये अजीब सा जो गिमिक है मसाया वाला, पता नहीं आखिर इसके साथ होने क्या वाला है। लेकिन सेथ रॉलिंस बिल्कुल प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं इस समय कि उनको कुछ भी खुशी है फादर बनने की। वो बेसिकली यहाँ पे बस इतना सोच रहे हैं
कि भाई मेरे को अपना मसाया वाला गिमिक ढंग से प्ले करना है और वो अजीब सा ही गिमिक है बिल्कुल, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। और बैक स्टेज यहाँ पे गाइस बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि मर्फी और एलिस्टर ब्लैक एक दूसरे से ब्रॉल करने लग जाते हैं और सेथ रॉलिंस वहां से चले जाते हैं। उसके बाद गाइस स्ट्रीट प्रॉफिट्स और वाइकिंग रेडर्स का बास्केटबॉल मैच हमें देखने को मिलता है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है जाके आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि मुझे इसमें नहीं है। स्ट्रीट प्रॉफिट्स यहाँ पे एक बहुत ही तगड़े स्कोर से जीत गए जो कि था 74-2। उसके बाद शेना बेसलर ने हरा दिया नटालिया को एक मैच में, सिंगल्स मैच में यहाँ पे भी कुछ खास नहीं था। और फाइनली गाइस फिर ऑर्टन और एज के हमें सेगमेंट देखने को मिलते हैं मेन इवेंट में, जहां पे एज आके कहते हैं कि एडवर्टाइज करा जा रहा है दैट एज इज हंटिंग रैंडी ऑर्टन, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि WWE वालों ने मेरे से तो बात करी नहीं है। मैं रैंडी ऑर्टन को हरा चुका हूं रेसलमेनिया में और अब मैं उस चीज से मूव ऑन करने वाला हूं। ऑर्टन आते हैं बाहर और वो कहते हैं कि ये बात मैं एडमिट करूंगा दैट द बेटर मैन वॉन एट रेसलमेनिया, और वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन वो वापस आते हैं और कहते हैं तुमने मुझे रोका नहीं, तुम बस ये बात को लेके यहाँ पे खड़े हो गए हो कि मैंने तुम्हारी तारीफ कर दी और तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए नहीं है। ऑर्टन कहते हैं ये बात मैं सच फिर से बोलता हूं कि द बेटर मैन वॉन एट रेसलमेनिया, लेकिन जो बेटर रेसलर है वो नहीं जीता। और वो कहते हैं तुम रॉयल रंबल में वापस आए थे, वो कोई रेसलिंग मैच नहीं होता, उसमें वो सुपरस्टार्स को ऊपर से फेंकना होता है। जो हमने रेसलमेनिया में भी किया वो एक क्लासिक रेसलिंग मैच नहीं था। और मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारे में वो चीज बची है कि तुम एक बार फिर से एक नॉर्मल रेसलिंग मैच प्रॉपरली लड़ सकते हो मेरे साथ। और अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं बैकलैश में, तुम्हें मुझे करके दिखाओ। और वो ये बात भी कहते हैं कि जबकि रेसलमेनिया में मैं 10 काउंट पर नहीं उठा था, लेकिन तब भी मुझे 9 साल तो नहीं लगे ना वापस उठने में। और ये बात जो सुन के एज बिल्कुल जो है अंदर से टूट जाते हैं, ऐसा लगता है उनकी आंखें रोने वाली हो जाती हैं। और यहाँ पे रैंडी ऑर्टन को जवाब मिला नहीं है एज की तरफ से, लेकिन ऑब्वियसली अब ये बात हमको पता लग गई है कि एज वर्सेस रैंडी ऑर्टन एक नॉर्मल सिंगल्स मैच होने वाला है बैकलैश पेपर व्यू के अंदर। तो गाइस इस तरीके से रॉ खत्म हुई थी। और रॉ की मैं बात करूं तो एक बार फिर से बहुत ही बकवास शो था ये, और कुछ चीजें इसमें ठीक ठाक थी लेकिन बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, बहुत ही बोरिंग शो था। आप लोगों को जो जो चीजें पसंद आई हैं डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।